हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज आसिफ सिद्दीक विद अनदर वीडियो रिगार्डिंग द फॉर्म 80। एक्चुअली काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि फॉर्म 80 से रिलेटेड वीडियो बनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वीज़ा की एप्लीकेशन के दौरान। तो मैंने सोचा कि आज इस पे वीडियो बना लेता हूँ और आप लोग से भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप सब लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए इससे रिलेटेड कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर्म 80 को फिल करने के लिए, किस तरीके से फॉर्म 80 फिल किया जाता है और फॉर्म 80 है क्या, और हम लोग को कहाँ से फॉर्म 80 मिल सकता है। एक्चुअली फॉर्म 80 जो है वो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारे करेक्टर को प्रॉपर असिस्ट कर रहा होता है वो फॉर द स्पेसिफिक वीज़ा जो कि हम लोग के केस में 476 है। तो हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करेंगे 476 वीज़ा से रिलेटेड, तो वो हम फॉर्म 80 में जो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसको देख के चेक करेंगे कि हम सेटिस्फाई करती है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फॉर दैट स्पेसिफिक वीज़ा और नॉट। सो फॉर्म 80 इसलिए होता है। सेकंड चीज़, फॉर्म 80 आपको पहले अप्लाई करना है अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, और अगर आपका वीज़ा प्रोसेसिंग लेट हो जाती है तो S56 असल में एक रिक्वेस्ट होती है जो उनकी तरफ से आती है जिसमें वो कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट हो तो वो आपसे मांगते हैं। अगर आपके केस में कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट हो तो वो फिर उसके साथ फॉर्मेलिटी भी अमूमन मांगते हैं। अगर आपकी डेट ज़्यादा हो गई है, टाइम ज़्यादा हो गया है एप्लीकेशन अप्लाई किए हुए, क्योंकि फॉर्म 80 में डिटेल्स चेंज होती रहती हैं 6 महीने के बाद वो मांगते हैं क्योंकि डिटेल्स चेंज हो जाती हैं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए जो सेल्फ पे अप्लाई करें। तो इसको डिटेल में देखें और मैं कोशिश करूंगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एक पॉइंट वाइज बताता जाऊं, और अभी भी जो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई है आई होप आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। सो फॉर्म 80 जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा और हम किस तरीके से जो है फॉर्म 80 को डाउनलोड करें और उसको कैसे फिल करें। सो फॉर्म 80 जो है एक्चुअली गूगल से बहुत इजीली मिल जाता है। आपने जैसे गूगल में लिखना है कि फॉर्म 80 476 वीज़ा के लिए, तो वो आपको वहाँ से सर्च हो जाएगा। और सेकंड चीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ मैंने अपनी फाइल में भी प्रेजेंटेशन में भी शो की हुई है आपको। तो हम गूगल पे जाके एक बार ट्राई कर लेते हैं कि फॉर्म 80 हमें किस तरह से मिलेगा। सो गूगल में अगर हम यहाँ पे लिखें कि फॉर्म 80 फॉर 476, सो ये फॉर्म 80 आपका आ जाएगा। सो इसमें क्या है कि आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म 80 आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके। सो फॉर्म 80 अभी इंटरनेट का इशू है यहाँ पे, तो जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म 80 आपका डाउनलोड हो गया। सो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इतना ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जा रहा। जस्ट ये आपने डाउनलोड करना है एंड देखें ये एडिटेबल होता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ओके। सो इस तरीके से आप ये फॉर्म 80 फिल कर देंगे। तो हम जस्ट अब डायरेक्ट जाते हैं अपने पीडीएफ पे, एडिटर पे। सो ये हो गया। तो इस तरीके का आपका फॉर्म 80 है। देन ये जस्ट इनकी कुछ पॉलिसीज लिखी हुई हैं, आप रीड कर लें ना करें इसका कोई कंसर्न इतना है नहीं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्लीज़ ओपन दिस फॉर्म यूजिंग अडोब रीडर। अगर आपके पास है तो आप अडोब पे कर लें, उस पर ईजिली आप कर लेंगे, वरना और भी बहुत सारे एडिटर अब आ गए हैं, आप उन पर भी ओपन कर सकते हैं। आप टाइप भी कर सकते हैं इंग्लिश में, या आप इसको प्रिंट करके बाय हैंड भी लिख सकते हैं। वेल ज़्यादा प्रेफरेबल यही है कि आप इसको पीसी पे ही करें इंस्टेड ऑफ टाइपिंग बाय हैंड, राइटिंग बाय हैंड। ओके। ब्लॉक लेटर्स में आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपकी यहाँ पे नहीं आ सक रही, आपसे रिलेटेड या आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एड्रेसेस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या कोई एक्सप्लेनेशन आपने देनी है, तो आप वो पार्ट टी में दे सकते हैं। पार्ट टी जो है, जैसे ये पार्ट ए है एप्लीकेशन डिटेल, वैसे ही पार्ट टी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आई थिंक सो, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप किसी भी पार्ट से रिलेटेड लिख सकते हैं, लाइक इन पार्ट ए, ये लिख के आप आगे अपनी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि कुछ भी आपने लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ। कोशिश करें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दें और सारी इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करें एग्जैक्ट, ताकि जो जो इन्होंने पूछा है ताकि कोई इशू ना हो। इनके लिए कोई मसला नहीं है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अगर रॉन्ग हुई तो इशू आपके लिए बनेगा, इनके लिए नहीं बनेगा, वीज़ा आपका रिजेक्ट होगा। सो मेक श्योर कि आप सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट प्रोवाइड करें। सो लेट मूव ऑन टू फिलिंग द फॉर्म। असल में हम लोग यहाँ देखें तो फैमिली नेम पूछा गया सबसे पहले। फैमिली नेम एक्चुअली वो नेम होता है जो कि आपके पासपोर्ट में सर नेम है या आपका फैमिली नेम है, तो आपके पासपोर्ट में गिवन होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे केस में सिद्दीक मेरा ना फैमिली नेम है तो मैंने लिख दिया, आसिफ नेम लिख दिया, सेक्स हमने लिख दिया मेल। देन अगर हम डेट ऑफ बर्थ पे जाएं तो डेट ऑफ बर्थ हम लिख देंगे यहाँ पे
सब आपका जो भी एरिया है उस एरिया का नाम, देन टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, देन आपका आता है डू यू एवर यूज चाइनीज, नो, आर यू और ऑस्ट्रेशियन डिसेंट, नो, देन नेम, how you been known by any other name, have you been known any by name, no, have you ever had a different date of birth, no, then do you hold or have citizenship from any other country, okay, and do you currently have citizenship from any country. सो पार्ट 6 में ये बता रहे हैं कि करंटली आपके पास कोई सिटीजनशिप है। आप स्टेट लेस तो डेफिनेटली नहीं होंगे, तो आपने यस करना है और यहाँ पे लिख देना है हाउ डिड यू गेन दिस सिटीजनशिप। बाय बर्थ है आपकी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हम बाय बर्थ लिख देंगे। देन डेट यू गेन सिटीजनशिप, बाय बर्थ है तो डेफिनेटली आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वही आपकी सिटीजनशिप डेट होगी। सॉरी 23 नहीं, 1994। अगर आपके पाकिस्तान के अलावा कोई और सिटीजनशिप है तो आप यस लिख देंगे, एस नो लिख के आप आगे जाएंगे। अब यहाँ पे कहना है डू यू हैव एनी परमानेंट रेजिडेंसी राइट्स इन एनी अदर कंट्री देन दोज डिक्लेयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सो आपके पास नहीं है तो आप नो ही लिखेंगे, पाकिस्तान के जस्ट तो नो लिखेंगे। उसके बाद डू यू हैव अ करंट पासपोर्ट और डिटेल, डेफिनेटली यस, पासपोर्ट तो आपने बनवाना ही है और यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिख देंगे। ये मैं तो एक फेक लिख रहा हूँ, कोई भी पासपोर्ट नंबर लिख दें आप, कंट्री लिख दें आप यहाँ पे, कंट्री ऑफ पासपोर्ट ट्रैवल, लाइक आपने पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान लिख दें। देन डेट ऑफ इशू, यहाँ पे आपके पासपोर्ट में लिखी हुई होती है डेट ऑफ इशू डेट, मैं यहाँ पे 10 अक्टूबर ही कंसिडर कर लेता हूँ, मैं जिस डेट की वीडियो बना रहा हूँ मैं सारी डेट वही कंसिडर कर रहा हूँ। अब कह रहा है इज दिस ओरिजिनल इशू डेट, जाहिर सी बात है तो आप यस ही लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, अमूमन 5 साल का लोग बनाते हैं, तो आप बस वहाँ पे आपके गिवन होगा, आप लिख दिएगा 5 साल पुरानी डेट जो भी है, मतलब वो आपकी ये जो डेट है आपने वही लिखनी है, तो आप वो लिख देंगे। नेशनैलिटी आप बता देंगे अपनी कि पाकिस्तानी है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में तो इतना किसी को इशू नहीं होता, सो आई एम जस्ट फिलिंग इट फास्टली। देन प्लेस ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी, आप प्लेस ऑफ इशू लिख देंगे, मुझे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद लिख दें। इशूइंग अथॉरिटी जो भी पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है नेम वो लिख दें आप, पाकिस्तान पासपोर्ट या पाकिस्तान लिख दें बस, पाकिस्तान ने इशू किया आपको। देन नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका नेम पासपोर्ट में सेम है एज या आपने जैसे कि ऊपर बताया है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि सेम है सब। गिवन नेम भी सेम है तो खत्म। उसके बाद है डू यू हैव एनी अदर करंट पासपोर्ट और ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास है तो यस, देन नो, अदर देन नो। उसके बाद कह रहे हैं हैव यू एवर हैड एनी प्रीवियस पासपोर्ट्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो नहीं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। और हाँ, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और आपने दोबारा बनवाया तो आप यहाँ यस लिखेंगे, बता देंगे एक्सपायर्ड हो गया, ओके। सो ये आपने कंसिडर करना है। और ऐसा भी होता है कि फॉर्म 80 देने के बाद 2 महीने बाद जब उनका केस आया तो आपके पासपोर्ट को जस्ट 6 महीने रह गए और आपने अब न्यू बनाना है, क्योंकि इशू आता है 6 महीने के पासपोर्ट में टिकट वगैरह परचेस करने में, तो आप फिर वो पासपोर्ट ऑनलाइन, इनके ऑप्शन भी है साइन अप जब आप करते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन है वेबसाइट पे, उधर भी आप अपनी पासपोर्ट डिटेल्स चेंज करवा सकते हैं। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। डू यू हैव और रिमेंबर एनी अदर डॉक्यूमेंट डिटेल्स, जस्ट नो लिखें, आगे बढ़ें, इतना कुछ नहीं है इशू, उसने बता दिया गो टू पार्ट सी, सो आप डायरेक्टली पार्ट सी पे चले जाएं। पार्ट सी जो है वो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, आप यहाँ पे यस लिख के लिख दें अपना एनआईसी, यहाँ पे आप अपना एनआईसी नंबर, कंट्री ऑफ इशू लिख दें और यहाँ आप अपना एनआईसी नंबर लिख दें, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी आपका नंबर है। बस ये आपका आ जाएगा पूरा नंबर, इसी के अंदर ही मैंने XYZ लिखा है तो इसी वजह से हुआ है। उसके बाद आ जाता है डू यू हैव एनी ईमेल एड्रेस, यस, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे कोशिश करें वही प्रोवाइड करें जो ईमेल आपका
आपने जिससे साइन अप करना है अपना अकाउंट एमी एड्रेस की वेबसाइट पे। सो 16 में कहता है, डू यू हैव करंट कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर। अपना टेलीफोन नंबर बता दें, यहाँ पे लिख दें जो भी नंबर है आपका, सेल फोन नंबर लिख दें। मैंने अपना नंबर लिख दिया, आप अपना लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा टेलीफोन नंबर भी लिख देंगे। योर एड्रेस हिस्ट्री फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है और इसका आपने बहुत ख्याल करना है। इसमें आपने अपने सारे एड्रेसेस डिटेल्स बतानी है जो आपने लास्ट 10 ईयर्स में किए। एड्रेस जहाँ जहाँ आप रहे, लाइक स्पेशली सिटीज़ अगर आपने चेंज की हैं तो आप ये लाजमी जो है इधर बताएंगे कि आपने सिटीज़ चेंज की हैं, आप इस सिटी में रहे, इस सिटी में रहे। और अगर आपने आउट ऑफ सिटी विज़िट किया है तो आप यहाँ पे वो बता देंगे कि आउट ऑफ सिटी मैंने विज़िट किया था। और या फिर आप यही लिख सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री सॉरी। तो आउट ऑफ कंट्री विज़िट के लिए आप जो है वो इंटरनेशनल विज़िट्स होते हैं तो वो आपको पार्ट ई में बताना है। ओके, आप यहाँ पे जस्ट वो गैप छोड़ देंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं जनवरी 2019 से अब तक था पाकिस्तान में ही। उसके बाद लाइक मैं विजिट पे गया यूएई, तो उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा। फिर मैंने सेकंड एड्रेस बता दिया कि मैं जो है जनवरी 2013 से लेट्स से कि अक्टूबर 2018 तक मेरा। तो अब मैं दो सिटीज़ चेंज की तो मैंने वो तो दो बता दिए एड्रेसेस। पाकिस्तान के अंदर ही विद इन पाकिस्तान ही की हैं तो मैंने यहाँ पे दो सिटीज़ बता दी हैं कि मैंने चेंज की हैं। बट अब यहाँ पे एक गैप आ रहा है, नवंबर दिसंबर वो मैं कहाँ था। अब अगर मैंने इंटरनेशनल विजिट किया था नवंबर दिसंबर पे तो मैं यहाँ यस करके इधर बता दूंगा वो डेट्स कि मैंने विजिट किया था इस डेट से इस डेट तक, नवंबर से दिसंबर तक, और रीज़न क्या था और कंट्री कौन सी थी। तो इस तरीके से हम ये डिटेल बता देते हैं, हमारा एड्रेस फिल हो जाता है। देन आ जाता है आपके एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपने जो है प्रॉपर डिटेल बतानी है कि आपने कब से कब तक एम्प्लॉयमेंट की है। और इसमें जो है आपने अपने इंटर्नशिप्स भी बतानी है जो आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे की है आफ्टर यूनिवर्सिटी की। तो इसमें प्रॉपर डिटेल आपने देनी है। अगर आप देखें तो इसके जस्ट एक दो तीन चार पांच रॉज इन्होंने दिए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एक्सपीरियंसेस या एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि अगर आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन किसी से भी रिलेटेड देनी है तो आप पार्ट टी में लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लिख देंगे कि इन पार्ट एफ एम्प्लॉयमेंट, देन आप आगे बता देंगे कि ये मैं एडिशनल चीज़ बताना चाहता। तो वो आप वहाँ पे डायरेक्ट बता देंगे एडिशनल चीज़। ये नहीं बताने की ज़रूरत कि उधर स्पेस नहीं था, वो तो उन्हें भी पता लग जाएगा जब आपने ये पूरा फिल किया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो अब एम्प्लॉयमेंट का हम कर लेते हैं कि लाइक 2018 से सितंबर में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो मैं कहता हूँ अक्टूबर 2018 से करंट तक मैं एक कंपनी में था जो कि एक्स वाई जी कंपनी थी। सॉरी, ब्लॉक लेटर में लिखना होता है सब। देन मैं बता दूंगा टाइप ऑफ बिजनेस जो मेरा था वो कंस्ट्रक्शन था, तो मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दिया। देन योर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन और इसमें आपने अपनी ड्यूटीज बतानी है और ऑक्यूपेशन बता देना। ऑक्यूपेशन लाइक मैं सीनियर सिविल इंजीनियर था, ये मेरा ऑक्यूपेशन हो गया। एंड डिटेल्स क्या हो गई कि सुपरवाइजिंग साइट इश्यूज, डीलिंग विद क्लाइंट्स एंड मीटिंग विद वेंडर्स एंड ऑनर्स, एक्स वाई जी। जो भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपने वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। मेक श्योर कि आपकी सीवी में भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं और वही पोजीशन हो और आपकी इन्फॉर्मेशन सारी आपस में मिल रही हो। ऐसा ना हो कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स में कुछ और लिखा है, आपने यहाँ कुछ और लिख दिया और आपकी सीवी में कुछ और है। तो ये चीज़ बहुत देखी जाती है और इसका आपने बहुत ख्याल करना है। अब फुल एड्रेस आ जाता है। फुल एड्रेस अपनी कंपनी का लिख देंगे कि एक्स वाई जी ऑफिस, ऑफिस नंबर हो ऑफिस नंबर 6 XYZ बिल्डिंग, ब्लू एरिया,
हाँ बात। एंड पोस्टल कोड, इफ दे आस्किंग तो पोस्टल कोड भी लिख दिएगा, या आप अपनी कंट्री लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई ग्रेजुएशन लेवल पे इंटर्नशिप की है तो आप इंटर्नशिप का भी लिख देंगे यहाँ पे। एंड दैट्स इट। अब हम एजुकेशन में आ जाते हैं। एजुकेशन में आपने जो है इसको इस तरीके से लिखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना है। एंड मेक श्योर कि आपने एम्प्लॉयमेंट भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है और एड्रेसेस भी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है कि अभी से लेके पीछे आपने जाना है, प्रीवियस पे। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो इन्होंने लास्ट 10 ईयर्स की इंटरनेशनल मूवमेंट्स एंड लास्ट 10 ईयर्स के एड्रेसेस मांगे, तो आपने 10 ईयर्स तक का ही प्रोवाइड करना है, उससे मजीद पीछे की प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अनदर थिंग टू ऐड इज दैट कि अगर आपसे एड्रेसेस मांगे और आपके एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं सिटीज़, तो आपको पुलिस सर्टिफिकेट भी उस हिसाब से अपने चेंज करके डालने होंगे। दोनों सिटीज़ के बनवाने पड़ेंगे आपको, और कंट्रीज़ हैं तो कंट्रीज़ के बनवाने पड़ेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में भी इन्होंने कहा क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन्होंने कहा है कि आपने बाय बर्थ बतानी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बाय बर्थ बताएं कि मैं अनएम्प्लॉयड था, मैं पढ़ रहा था। बट आप बता भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। आप बस यही बता दें कि लाइक 2020 से या 1994 से लेके आपने 2018 को अगर मेरी डिग्री हुई है तो 2018 तक मैंने कोई जॉब नहीं की है। मैं जस्ट जो है स्टडी कर रहा था। और सो वो भी एंड में आप बता देंगे, ठीक है। तो इसी कॉलम में लास्ट में। उसके बाद पार्ट जी पे हम आ जाते हैं, एजुकेशन में। एजुकेशन में आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू करना है। सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी का बता दें कि आपने यूनिवर्सिटी कब कंप्लीट की, स्टार्ट की थी और कंप्लीट की थी। In my case, it was started on 2014 in December and ended on September 2018. It's a 4 year university course, civil engineering. So full name of institution यहाँ पे आप बता देंगे, full name आप अपने institution का। देन फुल नेम, कोर्स आपका जो कोर्स है जो भी, आप वो बता देंगे। बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग भी बता सकते हैं। कंप्लीटेड है आपका, अपने कैंपस का आप एड्रेस लिख देंगे। पूरा डिटेल्ड एड्रेस आपने लिखना होगा और कंट्री लिख देंगे। देन आप जाएंगे। अब आपने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन बता देनी है, जो कि कॉलेजेस वगैरह की होती है, एचएससी एंड एफएससी भी कहते हैं उसको। तो आप एफएससी से रिलेटेड बता देंगे कि आपने कब स्टार्ट की थी और कब कंप्लीट की। तो यहाँ पे आपकी सारी वो डिटेल आ जाएगी। आप कॉलेज का नाम लिख देंगे। एंड देन आप अपना बता देंगे कि आपने कौन सा कोर्स किया था। प्री इंजीनियरिंग हम ओन करते हैं, ये डेफिनेटली इंजीनियर्स के ही लिए है, तो आपने प्री इंजीनियरिंग ही लिखनी है। और उसके बाद आपने डिग्री भी इंजीनियरिंग की होगी, तो यूनिवर्सिटी का भी आप इंजीनियरिंग का ही लिखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मेरी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ कौन कौन एलिजिबल है वीज़ा 476 के लिए। तो वहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कॉलेज का एड्रेस लिख देंगे। एंड देन कंट्री। उसके बाद आपने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन बता देनी है। अप्रैल 2010। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द डेट्स बिकॉज मैं भूल गया हूँ, बट ये है कि आई थिंक अप्रैल में ही आज भी कराची में एंड होता है सेकेंडरी स्कूल सेशन। ये सेकेंडरी स्कूल हम कर रहे हैं, वो हम कॉलेज का लिख रहे थे, तो सेकेंडरी स्कूल में अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। देन हम लिख देंगे कि साइंस में हमने किया था मैट्रिक, कंप्लीटेड है डेफिनेटली। यहाँ पे हम लिख देंगे कैंपस एड्रेस, जो कि अपने स्कूल का एड्रेस आप लिखेंगे। मेक श्योर कि एड्रेस कंप्लीट हो। मैं जस्ट आइडिया के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं पूरा डिटेल एड्रेस नहीं लिख रहा। आपने पूरा डिटेल एड्रेस लिखना है अपने स्कूल का। देन आप बता देंगे कि आपने प्राइमरी एजुकेशन इतने प्रोवाइड करना नेसेसरी नहीं है, बट दे दें तो कोई इशू नहीं है। तो आप प्राइमरी एजुकेशन का बता दें, आपने कब स्टार्ट की थी, कब एंड हुई थी।
सेम स्कूल का नाम आ जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन completed address एंड आपकी कंट्री आ जाएगी पाकिस्तान। सो बस सिंपली चल रहा है, इतना कोई इशू नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहता है और आपने सारी डिटेल अपनी डाल देनी है। और उसके बाद आप आ जाएंगे। अब एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप प्रपोज ट्रैवल और फर्दर स्टे डिटेल्स। आपने अब इसमें अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड बताना है कि आप ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, आपका फर्दर स्टे कहाँ पर है, किस तरीके से आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया? नो। देन प्रपोज ट्रैवल। आप अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि वाई आर यू ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपने जैसे नॉर्मल सा रीज़न बता देना है। मैंने जो रीज़न प्रोवाइड किया था वो भी मैं बता देता हूँ। जस्ट आप यही लिख दें कि आई वॉज ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया टू gain and learn new engineering practices and experiences. That's it. So आप जस्ट ये बता देंगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए आना चाह रहा हूँ कि मैं बस सिंपल सा, ये काफ़ी है। ये उस तरह का नहीं है कि कवर लेटर और आप 20 लाइनों को 2000 पे वर्ड्स का जो लेटर लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स मोर देन इनफ कि आपने बता दिया बस मैं आ रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस लूंगा और काम करूंगा। डू यू हैव एनी प्रपोज और बुक ट्रेवल्स? यहाँ पे आप लिख दें यस। आप जैसे कि एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप उससे कोशिश करें कि करीब करीब की डेट लिखें, बट ऐसा भी नहीं कि आप कल की डेट लिख दें। आप इतनी लिखेंगे जो थोड़ी सी समझने लायक भी हो, कि 2-3 महीने की लिख दें, ताकि वो देखें तो उनको ये ना लगे कि उनको ये लगे कि बस ठीक है 2-3 महीने बाद ये बंदा रेडी है आने के लिए, अब ये हमारी वजह से वेट कर रहा है। तो जनवरी अक्टूबर है तो मैं जनवरी लिख देता हूँ। आप फरवरी भी लिख सकते हैं, जैन लिख दें। कम से कम 2-3 महीने का गैप दें। कहने का मतलब यही है कि आप जनवरी 2024 को रेडी हैं आने के लिए। वो फिर इस पे बहुत से इशू बातें आ जाती हैं, कंसिडरेशन आ जाती है, किसकी जॉब कंप्लीट होने वाली है बंदे की, ये सारी चीज़ें होती है ना। सिटी ऑफ ट्रैवल आप लिख दें मेलबर्न। उसके बाद गिव डिटेल्स ऑफ कंट्रीज यू विल विजिट। आप थोड़ी बहुत कंट्रीज का बता दें कि आप कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, पर वेल आप जो ऑस्ट्रेलिया ही आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। लिस्ट टाउन एंड सिटीज यू विल विजिट ड्यूरिंग टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप कुछ एडिशनल ऐसे ही लिख दें कि आप पर्थ भी जाएंगे, सिडनी भी जाएंगे घूमने, दैट्स इट। तो वो आप एंट्री कर दिएगा। आर यू अप्लाइंग फॉर टेम्पररी वीज़ा? आप टेम्पररी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपने यस लिखना है। गिव डिटेल्स ऑफ प्रपोज फाइनल डिपार्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फाइनल डिपार्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया का वो कह रहा है कि आप क्या करेंगे, फाइनल डिपार्चर कैसे करेंगे। तो इस पे आप बता दें डिपार्चर डेट जो है ऑस्ट्रेलिया से। आप लेट से कि आप 18 महीने का वीज़ा है तो आप बता दीजिएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी से आगे जो 18 महीने बनते हैं, 10 जनवरी 2025 को आपको होंगे 1 साल। एंड देन सितंबर आप लिख दें। आप बेशक सितंबर से पहले लिख दें 10 अगस्त 2025 को आप जो है वापस आएंगे। प्रपोज आपका है। फ्लाइट नंबर आपके पास नहीं है, नहीं लिखें। डिपार्चर सिटी ऑफ डिपार्चर मेलबर्न से ही आप कहते हैं कि मैं जाऊंगा, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बस ये आप ऐसे ही लिख दिएगा। सो ये आपने प्रोवाइड कर दी अपनी डिटेल। इस पे आपको फर्दर स्टे से रिलेटेड आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। सो आप जस्ट इस पे आप पार्ट आई पे जाएंगे, ठीक है। पार्ट आई जो है वो एड्रेसेस इन ऑस्ट्रेलिया है। आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया? तो आप नो लिख देंगे। लोकेटेड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। डू यू नो एनी डिटेल्स ऑफ द प्लेसेस यू विल स्टे ड्यूरिंग योर टाइम इन ऑस्ट्रेलिया? तो आपको इतने ज़्यादा इस पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट पार्ट जे पे चले जाएं। ओके, पार्ट जे ऑस्ट्रेलियन वीज़ा हिस्ट्री। अब ऑस्ट्रेलियन वीज़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है पार्ट जे पूरा। इसमें आपने बताना है कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जो है वो क्या है, और आपने जो है ना मतलब अब आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया? नो लिख देंगे। फिर हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर? अगर गए हैं तो बता दें, नहीं गए तो नो लिख दें, कोई इतना इशू नहीं है। अब आ गया पार्ट के। पार्ट के में आपने करेक्टर से रिलेटेड बताना है, तो मेक श्योर कि आप इसमें सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। अगर कोई भी ऐसा इशू आया जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और आपने फेस किया है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उससे रिलेटेड कुछ अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स भी बनाए होंगे और अपनी रिकॉर्ड को क्लियर करवाया हुआ है, एनी पुलिस रिकॉर्ड या एनी कोई अदर रिकॉर्ड। तो आपने उसके सर्टिफिकेट्स लिखने हैं और यहाँ पे डिटेल देनी है।
हाइड नहीं करना है, क्योंकि पता लग जाता है इन लोगों को, इनकी इंफॉर्मेशन जो इंस्पेक्शन क्राइटेरिया है बड़ा हार्ड है और बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए इन माय केस, being charged with any offense that is currently awaited legal action, no. Being convicted of an offense in any country, including any conviction which is now removed from official records, no लिख दें। Being charged or convicted of family or domestic violence, no. Being the subject of a domestic or family violence, no. Being the subject of an arrest warrant or Interpol notice, no. Being found guilty or sexually based offense, no. Being named on a sex offender register, no. Being acquitted of any offense on the ground, no. Being found by a court not fit to plead, no. इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लिएगा, मैंने दो बार पढ़ी हुई है, तो टाइम ज़ाया करने के बजाय मैं इसको जस्ट आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सारा आप पढ़ लें। कोई भी चीज़ अगर आपकी है, कोई ऐसा इशू हुआ है, तो आप उसको सही बता के आगे उसको यहाँ पे आप अपनी डिटेल देके प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं। और अगर डिटेल आपकी सारी स्ट्रॉस में नहीं आ रही, तो आप पार्ट टी में भी बता सकते हैं कि क्या इशू था। देन मिलिट्री सर्विसेज, अगर आपने मिलिट्री सर्विसेज में हिस्सा हिस्सा लिया तो जवाब दें, नहीं लिया तो आप बताएं क्यों नहीं लिया। सिंपल सा लिख दें कि आई वॉज कंप्लीटिंग माई स्टडीज, आई वॉज completing my and I have no interest in military. That's it. आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप मिलिट्री में नहीं जाना चाहते, दैट्स इट। एम्प्लॉयमेंट बाय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी, नो। अच्छा, यहाँ जब आपने नो लिख दिया है तो ठीक है, आपने आगे भी नो नो बताना है तो बता दें। वीज़ा रिफ्यूज़ल अगर कभी हुआ है तो बताएं, नहीं हुआ तो नो कर दें। डिपोर्टेशन, अगर डिपोर्ट कहीं से हुए तो बताएं क्यों हुए, क्या वजह है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अनाउंस्ड सिटीजनशिप से कहीं से रिफ्यूज हुए, लाइक कनाडा के लिए कहीं के लिए अप्लाई किया और नहीं हुआ तो वो भी बता दें। एसोसिएटेड पीपल्स, नाउ एसोसिएटेड पीपल्स में आपने जो है प्रॉपर डिटेल बतानी है अपनी। अब ये पार्टनर इंक्लूड्स वाइफ, हस्बैंड, फियांसी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सिग्निफिकेंट अदर एंड डी फैक्टो। इफ विडोड यू मस्ट गिव डिटेल्स फॉर योर डिसीज पार्टनर। सो अब आपने जो है, अब आप जैसे कि अगर मेल है तो आप शादीशुदा आप डिटेल बता देंगे, अगर फीमेल है तो शादीशुदा बता देंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो बता देंगे। तो अब जो है आपने जो है ना यहाँ पे नो कर देना है। और उसके बाद जो है आपने, अब आपने यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे डिटेल लिख देंगे रिलेशनशिप टू यू। सो आप रिलेशनशिप बता देंगे वाइफ। देन फैमिली नेम आप बता देंगे, जो भी उनके पासपोर्ट नेम है आप अपनी वाइफ का बता देंगे, XYZ। उसके बाद गिवन नेम आप बता देंगे, एनी अदर नेम। अगर कोई एक्स्ट्रा नेम, कोई भी नेम है तो वो तो नॉर्मली नहीं होता हमारे केसेस में, तो हम नो लिख देंगे, एफ लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। इस तरीके से हम सारी चीज़ें कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं होता इसमें। उसके बाद चाइनीज़ है, नहीं है चाइनीज़ नेम वगैरह, तो आपने नो एन ए लिख देना है। देन आप अपने पार्टनर की डिटेल्स डाल देंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कंट्री क्या है, सिटीजनशिप कहाँ की है, वो सारी डिटेल यहाँ जाएगी। अगर आपके चिल्ड्रंस हैं तो आप चिल्ड्रन से डिटेल यहाँ डालेंगे रिलेटेड। अच्छा, अनदर थिंग टू ऐड इज़ दैट कि अगर आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं अपने वाइफ को साथ, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। और फिर कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपने अप्लाई करना होता है, तो वो आप पार्टनर के भी डाल देंगे। देन चिल्ड्रन से भी रिलेटेड आप लिख देंगे, उनको भी लेके जाना है तो आप यहाँ यस सेलेक्ट कर लेंगे। चिल्ड्रन के बाद आपके पेरेंट्स का आ जाता है। यहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है, फादर की, मदर की। यहाँ पे आपने सारी डिटेल डाल देनी है, सेम जैसे वाइफ की डिटेल्स हैं वैसे ही आपके पेरेंट्स के भी सारे नाम वगैरह वो सब कुछ डालना है। यहाँ बता देना है कि फादर है, मदर है, पेरेंट वन पेरेंट टू मीन्स फादर मदर। इट्स नॉट दैट लाइक डिफरेंट पेरेंट्स, 3 4 पेरेंट्स। एंड देन सिबलिंग्स पे आ जाएं तो सिबलिंग्स में आपने अपने नाम के अलावा सबका लिखना है। कोशिश करें कि सबसे एल्डर वन का नाम सबसे पहले लिखें और सबसे यंगेस्ट वन का सबसे लास्ट में लिख दें। और इस तरीके से ही आपने सारी डिटेल देनी है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड वही सेम फॉर्मेट है, नेम लिखना है, रिलेशन लिखना है और डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ लिख देना है। तो इसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, बस आपको जल्दी जल्दी बता के इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ। कजन्स वगैरह का नाम भी लिखना तो आप लिख सकते हैं, बट नॉट दैट नेसेसरी। अच्छा, एक चीज़ फर्दर आप